बस करें। हम बात कर रहे थे कॉस्ट डिटर्मिनेशन पर, अगर आपको याद हो तो, और मैंने आपसे बात ये की थी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से डील करता है IAS 16। ठीक है, इधर क्या नोट कर रहे हो तुम? लेक्चर मेरा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? इदा नहीं होना पुत, रिकॉर्डिंग कर लो, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो। इस तरह तुम सारी क्लास ऐसे बैठे रहोगे, तुम क्या पढ़ोगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग कर लो, वॉइस रिकॉर्डिंग, काम चल जाएगा उसका इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, बस ये कर लेना कि जब कुछ नोट करूं तो उसकी पिक्चर ले लेना और अपने नोट्स उसको दे देना। ठीक है, वरना तुम आए तो ओके। मैंने आपसे बात की थी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से डील करता है IAS 16, और IAS 16 जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि अगर मेरे हिसाब से मेरे मुताबिक कोई चीज़ आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहना चाहो तो वो तब कहोगे जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो मीट कर जाए। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, थोड़ी सी बात क्विकली ये कर लें जो हम कर रहे थे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? मैंने कहा था जी कि 2 शर्तें लाजमी हैं पूरी करना किसी भी आइटम के लिए कि वो फिक्स एसेट कहलाए हमारे वाला, उसके लिए 2 शर्तें पूरी करना ज़रूरी हैं। पहली है बेनिफिट्स, बिल्कुल शॉर्ट सी बात लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड की टेक्निकल बात भी कहीं ना कहीं देख लेंगे। बेनिफिट्स, फ्यूचर, हाँ फ्यूचर लिखा था, सिर्फ एक ऐड की थी बात थोड़ी सी। फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी and cost can be measured reliable। लाजमी है दोनों शर्तों का पूरा। ठीक है, टेस्ट क्यों नहीं दिया था तुमने? ओके, अब जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन का मतलब बताया था रिकॉर्डिंग का मतलब वो जो आप एसेट डेबिट करते हैं, वो एसेट डेबिट करने की इजाजत कब है? जब कोई भी आइटम ये 2 शर्तें पूरी कर ले, आप उसको डेबिट कर सकते हैं फिक्स एसेट के अकाउंट में। जब कोई भी आइटम ये 2 शर्तें पूरी कर ले, आप उसको डेबिट कर सकते हैं एसेट अकाउंट में। ठीक है, अब डेबिट कर सकते हैं, एक इजाजत मिल गई। ठीक है, अब ये डेबिट किस से करना है? वो हमेशा कॉस्ट है। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? ठीक है ना। पहला सवाल क्या होता है, क्या ये फिक्स्ड एसेट है भी कि नहीं? ठीक है, तो जिस आइटम ने ये 2 शराइत पूरी कर दी वो फिक्स्ड एसेट है। जब वो फिक्स्ड एसेट है तो फिर उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना कब है यूं कह लें, या रिकॉर्ड करना किसको है? एक बार ये डिसाइड हो गया, अब रिकॉर्डिंग की बारी आई तो रिकॉर्ड करना किस चीज पर है, ठीक है, कितनी वैल्यू हो। तो सबसे पहली मेजरमेंट, जब पहली बार एसेट हमारी किताबों में आएगा उसको टेक्निकली स्टैंडर्ड की जबान में कहा जाता है इनिशियल मेजरमेंट। क्या मतलब? क्या ये फिक्स एसेट है? आंसर इज यस। कैसे पता लगा? ये 2 शर्तें पूरी हुई। अब वो आइटम आया, उसने कहा मुझे रिकॉर्ड करो। हमने कहा पहली बार आ रहे हो? उसने कहा हाँ। हमने कहा पहली बार की मेजरमेंट तो होगी हमेशा कॉस्ट। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है? इनिशियल मेजरमेंट हमेशा होती है एट कॉस्ट। ठीक है जी। अब ये कॉस्ट में क्या कुछ आ सकता है, ये डिस्कशन हमने शुरू की थी और कंक्लूड नहीं हो पाई थी हमसे। ठीक है, मैंने एक जुमला आपको लिखवाया था, एक रूल लिखवा दिया था कि वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी हैं, उनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए। याद आ रही है बात? तो मैंने आपको कहा था कि 95% आपके जो है वो चीज़ें, उनका आंसर यहीं से मिल जाएगा।
ठीक है, कि वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी हैं उनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अब हम चले थे जर्मनी से एसेट को लेकर, तो ख़रीदते हुए उसको पैसे दिए, ठीक है, फिर कुछ डिस्काउंट वहीं पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया था। उसके बाद फिर हम आगे चले, हमने कुछ जो है वो ये हमारे डिस्टर्ब नहीं होते तुम इनके बोलने से, तो मत बैठा करो ना उधर। कहते सर मुझे तो समझ नहीं आती, उर्दू में बात करते हैं, पश्तो में करें तो मुझे टेंशन हो, ठीक है। ओके जी, हमने जर्मनी से एसेट खरीदा था ट्रेड डिस्काउंट देकर, पैसे देकर, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करके, यानी कि उस पैसे कम दिए ना, नेट कर लिया था, हम लेकर उसको चल पड़े थे। समुद्री किराया, ऑक्ट्राय चार्जेस वो पे किया हमने, और उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे की हमने। उसके बाद जो है वो हम पोर्ट पर लैंड कर गए अपने प्लांट को लेकर। अब पोर्ट पे लैंड किया तो प्लांट को वहाँ से क्लियर करवाने की जिम्मेदारी क्लियरिंग एजेंट को दी, कुछ पैसे उसको दे दिए थे हमने। फिर हमने कहा कि यहाँ पर ले जाएं एसेट, तो उन्होंने क्लियरिंग एजेंट ने कहा कि बैठ जाओ अभी 1 मिनट। क्लियरिंग एजेंट ने कहा था कि जब तक इन कस्टम वालों को इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करेंगे, इन्होंने एसेट को यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने देना। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, ठीक है जी। अब लेकर बाहर निकले तो फिर भी पोर्ट वाले ही आ गए, उन्होंने कहा आपने बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते आपने बहुत देर कर दी थी, पड़ा एसिड यहाँ पर काफ़ी दिन इसने हमारे जगह घेरे रखी, तो कुछ डेमरेज चार्जेस आपको पड़ गए हैं। डेमरेज चार्जेस ये टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करता है, इसका मतलब क्या होता है, पोर्ट के ऊपर पड़े रहते हुए जो जुर्माना लेट उठाने पर पड़ जाता है। तो ये जुर्माना हमारी नेग्लिजेंस की वजह से था, हमने इसको इग्नोर किया था। हमने कहा था ये ज़रूरी खर्चा नहीं है, परचेज प्राइस ज़रूरी खर्चा था, ऐसे होके खड़े, परचेज प्राइस ज़रूरी खर्चा था, ठीक है, उसके बगैर ऐसे नहीं आ सकता था। फिर किराया ज़रूरी खर्चा था, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ज़रूरी खर्चा था, कस्टम वालों को इंपोर्ट ड्यूटी पे की ज़रूरी खर्चा था, लेकिन अपनी सुस्ती काहिली की वजह से डेमरेज चार्जेस पड़े ज़रूरी खर्चा, आपकी नेग्लिजेंस है, एसिड का कोई कसूर नहीं है कि एसिड को काबिल एसिड के सूखने पाया ऐसी धूप पे, ठीक है, कि समुद्र के रास्ते आते आते गीला हो गया, ऐसे ही आप लोगों ने सुस्ती दिखाई है आप लोगों ने, ठीक है जी। फिर मैंने कहा आपने एक ट्रक मंगवाया और ट्राला ट्रक मंगवाकर उसके ऊपर अपना प्लांट रखा ही था कि टैक्स वाले इनलैंड रेवेन्यू वाले आ गए। कस्टम वालों ने तो इंपोर्ट ड्यूटी ले, अब इनलैंड रेवेन्यू वाले आ गए, FBR वाले आ गए। उन्होंने कहा हालात खराब है, 15,000 अभी दे दो, 5,000 वापस दे देंगे, 10,000 कभी वापस नहीं देंगे। तो 10,000 एसिडी कॉस्ट में शामिल किया था हमने, नॉन रिफंडेबल, जो कभी भी वापस नहीं मिलना, और जो 5 कल को जेब में आ जाना, हमने कहा था इसको एसिडी कॉस्ट में शामिल ना करो, फिलहाल एक्सपेंस बना लो या जो भी करना है कर लो, वो तो ट्रीटमेंट अभी हमने नहीं पढ़ना, हमारे लेवल की बात नहीं, ठीक है। तो नॉन रिफंडेबल टैक्स को एसिडी कॉस्ट का पार्ट बना लिया, कहानी चल रही थी। फिर वो कराची से लेकर ट्रक हमारे प्लांट को चला था और लाहौर एंटर होने से पहले उसने इशारा तोड़ दिया, याद आ रहा है, तो वार्डन ने उसको पेनल्टी लगा दी, चालान कर दिया। हमने कहा था इसको एसिडी कॉस्ट में शामिल, अगर तो आपने ट्रांसपोर्टर से बात की हुई है कि सारा खर्चा तुम्हारा, तो ये उसका खर्चा है, और अगर आपने बात की है कि सारा खर्चा आपका है, तब भी आपका एक्सपेंस तो बनेगा। उस कैश की एंट्री जो आपके वार्डन की जेब में गया है, आपके जेब से निकलकर, जाहिर है हुकूमत की जेब में गया है, जो पेनल्टी का, जो फाइन का जो रुपया था, उसकी एंट्री कैश तो क्रेडिट हुआ है, डेबिट जो है वो एक्सपेंस को कर सकते हैं, एसिड को नहीं करेंगे। आपकी नेग्लिजेंस थी, इशारा तोड़ना, एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने, एसिड ने रोला नहीं डाल देना था यहाँ से गुजरते हुए इशारे के पास से, इशारा ही नहीं तोड़ा, मैं नहीं चलना जाके, ऐसा नहीं होता। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए कोई हमें इशारा तोड़ना जरूरी नहीं था, ठीक है ना। आपकी नेग्लिजेंस से कुछ भी हो रहा है। भाई मिसाल के तौर पे आप घर पे एसी लेकर आए, आपने एसी खरीदा 70,000 का दुकान से, आपको पिकअप पे 5,000 रुपये लगाकर लाना पड़ा, ठीक है, चलो ज़्यादा हो गए, 2,000 रुपये लगाकर लाना पड़ा, और 3,000 इलेक्ट्रीशियन ने आपसे लेने थे जो आपको लगा के देना। अब इलेक्ट्रीशियन तो अभी पहुंचा नहीं था, आप बड़े बॉडी बिल्डर बनते हैं, आप अपने दोस्त के साथ उसको जो है वो एसी को उठाकर अंदर रखने आ रहे थे, ठीक है, तो दोस्त मेरे जैसा होगा बेचारा, कमज़ोर सा, तो उससे हाथ से ना वो आउटर यूनिट था वो गिर गया, और लाउंज से गुजर रहे थे तो शीशे की मेज़ पड़ी थी उसके ऊपर गिर गया। तो हमारे तो जो करना है वो करना है, लेकिन आपने क्या किया, अकाउंटिंग को नज़र डालते हो आपने कहा लो जी 70 का एसी पिया सी, फिर 2,000 रुपये पिकअप का पिया सी,
फिर 3000 इलेक्ट्रीशियन वाला पै गया सी ते हुण 5000 है भी हुण पै गया है, तो मुझे AC 80 में पड़ गया। उस 5 के अगेंस्ट वो ऐसे भी कॉस्ट में तो शामिल नहीं कर सकते, बस वो मार शार खाओ, एक्सपेंस है वो, ठीक है। तो ठीक है, नहीं मैं तो दोस्त था तुम्हारा, मैं तो रखवाने जा रहा था, अम्मा ने मारना तो तुम ही है, ठीक है। ये किनू ले आया थी ना, देखो ऐसी नहीं पढ़िया गया है। तो बहरहाल आपकी नेग्लिजेंस से अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। अब ये इससे कंफ्यूज ना हो जाना, अच्छा तो फिर खर्चा ही नहीं हुआ, तो भाई टूट गई मेज, और टूटी है भाई टूटी है, कब कह रहे हैं एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में बैंको एक्सपेंस, एसिड की कॉस्ट में शामिल एसिड भी एक्सपेंस बनता है डेप्रिसिएशन के थ्रू, एकदम नहीं बनता। 10 साल यूज करना है तो 10 साल, 20 साल यूज करना है तो 20 साल, और भाई तारे के एंड पे चुप करके बैठो यार, ठीक है। खैर प्लांट अल्लाह अल्लाह करके हमारे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पहुंच गया। जो हमने साइट सेलेक्ट की थी, 4 दीवारी डाली हुई थी, प्लांट वहां पे आकर रखते ही मैंने आपको कहा था जैसे ही वो प्लांट को उतार के ट्रक से रखेंगे उसके बाद आएगी गिर्र वो चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। साइट प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। बुनियादें जो ज़मीन खोदेंगे, नीचे वो बुनियादें डालेंगे, उसके बाद उससे वो इंस्टॉल होगा, साइट प्रिपेयर की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ रही हैं, मजदूर आए, मिस्त्री आए, इंजीनियर आए, कंसल्टेंट्स आए, समझ नहीं आ रही, जर्मनी से कंसल्टेंट्स आए, वो लोग आए, जहाज़ पे आए, PC में रहे, आए गए, खाया पिया, उनको पैसे दिए, सब कुछ क्या है कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी खर्चा है। हाँ, आपकी बेताती की वजह से कोई बीच में आपने चीज़ें तोड़ ली हैं, लाइट शीशे का मेज़, तो वो एसिड कॉस्ट में शामिल नहीं करना। बाकी सब खर्चे एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी खर्चे, बात समझ रहे हो। और प्लांट रेडी टू इस्तेमाल था, लेकिन हमने कहा था काबिल इस्तेमाल हालत का मतलब है मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और इंटेंडेड लोकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन, लोकेशन में तो नजर आ रहा है, लोकेशन में तो नजर आ रहा है, कंडीशन वो है या नहीं है। भाई जिस मकसद के लिए वो प्लांट लाए थे, क्या वो मकसद पूरी तरह पूरा कर रहा है? अब ये क्वेश्चन बगैर चलाए तो पता नहीं, आंसर नहीं मिल सकता इसका, क्या ख्याल है? तो बेशक एसिड रेडी टू यूज है, लेकिन जब तक टेस्ट रन करके देख ना लें कि जैसा हम चाहते हैं ये वैसा चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि टॉफियां बनाने के लिए प्लांट को इंपोर्ट किया था जर्मनी से, अब वो टॉफियां बनाने की बजाय टॉफे बनाने लग जाए, बड़ा बड़ा चॉकलेट में आके निकालनी शुरू कर दे, तो आप कहोगे यार मैं तो कर ली कमाई, मैं तो सारा कुछ, सारा प्लान ही मेरा टॉफियों के हिसाब से था। तो प्लांट लग गया, इंस्टॉल हो गया, कंसल्टेंट्स कहेंगे चंगा जी फिर अल्लाह दे वाले जर्मनी वापस जा रहे हैं, पंजाबी कंसल्टेंट्स होंगे, तो आपने कहेंगे भाई एक मिनट प्लीज़ ज़रा ये बटन ऑन करें, ज़रा चेक तो करें। मैंने कहा भाई सारा सामान फिर लाना पड़ेगा, आपने चेक करना है, तो आपने टॉफ़ियाँ बनानी है तो चॉकलेट लाएँ, दूध लाएँ, चीनी लाएँ, सारा मक्खन झक्खन सब कुछ लेकर आएँ, और बिजली का कनेक्शन लगवाएं, और जो है वो और बाकी ओवरहेड्स हैं, ठीक है, 2 4 10 15 20 बंदे भी दें तो हम भी चेक कर देते। तो ये बहुत सारे खर्चे इसके ऊपर इनकर हुए। उन्होंने जो है वो मशीन को एक छोटी सी गिर्र करके चला के थोड़ी सी टॉफ़ियाँ बना के उन्हें चेक कर, देखें जी टॉफ़ियाँ बन रही हैं, बेहतरीन बन रही हैं, ठीक है, टेस्ट रन हो गया, ओके डन। उन्होंने कहा जी बिल्कुल डन, सब ओके है, ठीक है जी हमें इजाज़त है, ठीक है जी आप जाएं। नाउ दिस इज कट ऑफ, दिस इज कट ऑफ, ठीक है। हाँ, ये छोटी सी बात, प्लांट जब रेडी टू यूज़ हुआ तो कब पता लगा? जब आपने इसको टेस्ट रन कर लिया, यही आखिरी खर्चा हुआ ना टेस्ट रन पे। मिसाल के तौर पे टेस्ट रन पे 100 रुपये लगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब आप के एसिड की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है जी, और उस कॉस्ट में बहुत सी चीज़ें ऐड होती चली जा रही थी, ठीक है जी, वो सारी चीज़ें हमने लिखी थी, बहुत सी चीज़ें अभी जो मैंने बाद में ऐड की, ठीक है। इन्हीं के अंदर एक कॉस्ट अब ऐड होगी टेस्ट रन कॉस्ट, वो कितनी है? 100, ठीक है। और मिसाल के तौर पे कोई 2 4 चीज़ें ऐसी अज्यूम कर लेते हैं, 10,000 2000 5000 ऐसे ही कुछ मिला जुला कर, चलो ये डॉट्स हटा देते हैं, कितना बन गया? 17,100, ठीक है। ये क्या है? एसिड की कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो आपने टेस्ट रन किया था, इस टेस्ट रन के दौरान प्रोडक्शन भी तो हुई होगी, तभी तो पता लगा होगा टॉफ़ियाँ बनी हैं, ठीक है। अब ये टॉफ़ियाँ
अगर आपने वैसे ही टॉफ़ी 5 रुपए की बेचनी थी मार्केट में, तो आपने वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए 1 रुपए में बांट दी, 2 रुपए में बांट दी, बात समझ रहे हो? तो आपको वो जो टॉफ़ी पड़ी 3 रुपए में थी, आपने वो टॉफ़ी लेट से 1 रुपए में बांट दी, अपनी कॉस्ट से भी कम पे बांटी। आपने कहा चलो यार अभी काम तो शुरू नहीं किया, ज़रा लोग भी ज़रा आदी हो जाएं, ज़रा थोड़ा सा मशहूरी भी हो जाएगी कंपनी की, ठीक है? जल्द आ रहा है आपके शहर में टॉफ़ियाँ लेकर, तो वो 100 रुपया तो लग गया था। आपने वो मिसाल के तौर पे जो 1-1 रुपए की वो टॉफ़ी बेची, तो आपको उस 100 के खर्चे के मुकाबले में कोई 40 रुपए रिकवर भी हो गए। ये क्या था? टेस्ट रन की कॉस्ट। ये क्या है? प्रोसीड्स कैश जो रिसीव हुआ फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट ऑफ टेस्ट रन, ठीक है? टेस्ट रन पर जो खर्चा आया उसे एसिड कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, बोलो। अब अगर उस टेस्ट रन में कोई आउटपुट हो गई है और वो आउटपुट आपकी बिक गई है, तो उस आउटपुट का रेवेन्यू या इनकम वो भी अभी प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर मत जाओ ना, वरना इस कॉस्ट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते एक्सपेंस के तौर पे। जब इस कॉस्ट को यहाँ पर कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो, तो इसी टेस्ट रन के नतीजे में होने वाली आउटपुट को बेचने से जो इनकम हो रही है उसको भी यहीं पे रख लो। फर्क अब क्या पड़ जाएगा? यहीं पर नेट कर लो, अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100 आप हो गई, 100 की कॉस्ट नहीं है, आप यूं कह लोगे वो 100 रुपए की कॉस्ट थी, 40 रुपए हमें रिकवर भी हो गया मार्केट से, तो नेट में हमें कितने का पड़ा? बस यहीं पर ही नेट कर लिया करोगे, ठीक है? ये बात समझ आई है? और ये है हमारी कट ऑफ डेट, ठीक है? अच्छा यार, ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई? तो थोड़ी सी कॉस्ट इसने कम कर दी है प्रोसीड्स ने आकर। बहरहाल ये हमारी कट ऑफ डेट है। इसके बाद होने वाले खर्चों को एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना कभी भी, ठीक है? फिलहाल की बात कर रहा हूँ, अभी समझाता हूँ। फिर मिसाल के तौर पे अब वो प्लांट लगाया और प्लांट लगाकर ये टेस्ट रन के बाद ये प्रोसीड्स, ये कॉस्ट जाने लगे, जर्मनी वाले इंजीनियर्स जाने लगे। हम लोगों ने उनकी टांगें पकड़ ली, किधर जा रहे हो? ये प्लांट हमें चलाना कौन सिखाएगा? इसके ऊपर तो कंप्यूटर इतने ढेर सारे लगे हुए हैं, हमें तो ये चलाना ही नहीं आता ये प्लांट। उन्होंने कहा देखें जी, इस प्लांट को चलाना सीखना है तो आप अपने कुछ लोगों को जर्मनी भेजें, आपने कुछ लोगों को जर्मनी भेजें, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग लिखा हुआ है, अच्छा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ही है, ठीक है? हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? इस ट्रेनिंग के ऊपर 5,000 रुपये कॉस्ट आएगी मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो क्या करें, इसको एसिड कॉस्ट का पार्ट बना लें। वो खुदा का खौफ करो, कट ऑफ डेट कह दी तो क्या मतलब? एसिड क्या इस ट्रेनिंग के बगैर चल सकता है? इस ट्रेनिंग के बगैर नहीं चल सकता। एसिड तो पेट्रोल के बगैर भी नहीं चल सकता, बिजली के बगैर भी नहीं चल सकता, अगर गैस पे चलता है तो गैस के बगैर भी नहीं चल सकता। तो क्या सारी जिंदगी आपने CD 70 रुपए का लिया, आप हर महीने 10,000 का पेट्रोल उसमें, वैसे ज़्यादा हो गया, 5,000 का पेट्रोल उसमें डाल के फूंक जाते हैं, तो आप हर महीने उसकी कॉस्ट में 5,000 ऐड करते जाएंगे, 10 साल बाद तो वो मेहरान बन चुकी होगी। बात समझिए, एसेट रेडी टू यूज हो गया है कट ऑफ डेट पे। इसके बाद बेशक आपको लग रहा है कि ये ट्रेनिंग के बगैर तो ये प्लांट नहीं चल सकता, तो भाई आप दिल को समझाओ कि पेट्रोल के बगैर भी नहीं प्लांट चल सकता था, वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लेना, फिर उसको एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं? एसेट रेडी टू यूज है। एसेट जिस हालत में, जिस जगह पे इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, इंटेंडेड कंडीशन, इंटेंडेड लोकेशन पहुंच गया है, अब कोई खर्चा एसिड कॉस्ट में शामिल नहीं करना। जैसे कि ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि अदर एडमिन कॉस्ट हो गई, मैंने वो नाम भी ले लिया, ठीक है? एडमिन कॉस्ट का मतलब जो है वो
यही बिजली गैस के खर्चे या छोटे मोटे जो लोगों को जिन्होंने वो प्लांट चलाना है, उन प्लांट के ऊपर उस प्लांट के ऊपर जो मजदूर खड़े होंगे उनकी तनख्वाहें, ये अब एडमिन खर्चे हैं, इनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट जो करनी है उसका कट ऑफ पॉइंट क्या है? व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। ठीक है, और रेडी हम कब कह रहे हैं? जब वो कहां पे आ जाए जी? क्या हो जाए उसके साथ? क्या हो जाए जी? नहीं, टेस्ट रन तो हो जाए, मैंने जो जुमला लिखवाया था। हाँ, क्या लोकेशन ऑफ कंडीशन, क्या क्या? तो उससे बाद, उससे पहले कोई अंग्रेजी कोई बात बना ही दो। एसेट इज रेडी टू यूज कब? एसेट इज रेडी टू यूज तब है जब एसेट इज इन कंडीशन एंड लोकेशन। ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटेंडेड नहीं होता, इंटेंडेड होता है। इंटेंडेड बाय द, मैंने ये कल लिखा हुआ था, कल परसों में लिख लिया था ये। ठीक है, ठीक है जी। तो जब एसेट उस कंडीशन और लोकेशन में आ गया जिसमें मैनेजमेंट चाह रही है, हम कहेंगे ये रेडी टू यूज है। तो जब रेडी, देखो ना, टेस्ट रन तक भी हमने कहा है कि ये रेडी टू यूज नहीं है। हो सकता है मैनेजमेंट कहे नहीं जी टॉफी की शक्ल ये वाली तो सही है ही नहीं, हमने तो चकोर वाली टॉफी बनानी थी, मार्केट सारी में गोल वाली टॉफियां बन रही हैं। नहीं, हमने तो ट्राइएंगल वाली टॉफी के लिए ये ज़हन में जो है वो रखा हुआ था। तो जब तक वो ट्राइएंगल वाली टॉफी बनाना शुरू नहीं करेगा, वो दोबारा काम करेंगे, दोबारा इंजीनियर लग जाएंगे, फिर खर्चा करेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर वो चलना शुरू होगा। और जब तक ओवन वाली टॉफियां निकलेंगी वो कहेंगे हाँ है ना टॉफी, देख के भी तो चंगी लगे। ठीक है, तो जब तक टेस्ट रन हो नहीं जाता, मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक एसेट नहीं हो जाता, तब तक के खर्चे उसकी कॉस्ट में शामिल करते रहेंगे। और जब एक बार वो रेडी टू यूज हो जाए, उसके बाद उस पर कॉस्ट इनकर करना रोक देना है और उसे डेप्रीशिएट करना शुरू कर देना। याद होगा थोड़ी सी बात हुई थी हमारी इस बारे में, जब मैंने कहा था एसेट रेडी टू यूज जब हो जाए तब डेप्रीशिएट करना शुरू कर देना, चाहे इस्तेमाल करना शुरू करो चाहे ना करो। एसेट ने वैल्यू लूज करना शुरू कर देनी है। आप एक मोबाइल, एक लैपटॉप लेके रख दें, एक मोबाइल लेकर डब्बे से निकाल के रख दें और पूरा साल इस्तेमाल ना करें, क्या साल बाद आप जाकर उसको बेचेंगे उतने का बिकेगा? एसेट तो पड़े पड़े भी वैल्यू लूज करने लग जाता है। तो जिस दिन एसेट रेडी टू यूज हो गया, उस दिन से उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करना रोको और डेप्रिसिएशन करना उसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहां तक कोई मसला? तो ये है इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? हमेशा एट कॉस्ट। बाकी एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है एज सच, ये आपने FAR 1 में पढ़ना है, इसको सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखना है। इनिशियली तो आपने एट कॉस्ट पे रखा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 2-3 साल बाद मोतरजीन ने एतराज उठाया है जी अकाउंटेंट अजीब ही कौम है, इनकी किताबों में ना एक किताबी वैल्यू है जिसको ये बुक वैल्यू कहते हैं, कभी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह देते हैं, कभी कैरिंग वैल्यू कह देते हैं, कभी कैरिंग अमाउंट कह देते हैं, वो पता नहीं कौन सी वैल्यू है। एसेट, ये कुर्सी ये मार्केट में 500 की बिक रही है, इनकी किताबों में हो सकता है 100 रुपए की आ रही हो, इनकी किताबों में हो सकता है 1000 रुपए की आ रही हो। मार्केट का कोई पता करता कोई नहीं है इनको, ये बस चल रहे हैं, इनकी अपनी को वैल्यू होती है। मोतरजीन ने एतराज उठाना है FAR 1 में जाकर। ठीक है, तो फिर उस एतराज को दूर करने के लिए एसेट को फेयर वैल्यू पे रखने की इजाजत भी देगा ये वाला स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का नाम भी आएगा और उस स्टैंडर्ड के अंदर इनिशियल मेजरमेंट के बाद सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात भी आएगी। ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में 2 ऑप्शंस देता है स्टैंडर्ड कि आप उसको एट कॉस्ट रख लो, एट कॉस्ट मॉडल, या एट रीवैल्यूएशन मॉडल। लिख इसलिए रहा हूं कि कहीं MCQs में तो थोड़ी बहुत बात ना कर दे। ठीक है, आपके सिलेबस में ये है क्या? कॉस्ट मॉडल क्या है? एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV पे रखो। अभी मैं एक और चीज भी ऐड नहीं कर रहा जो FAR 1 के अंदर जाके आएगी, इंपेयरमेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये पता है, आपके लेवल पे बस इतनी सी बात। ठीक है, लेकिन जहनी तौर पे आपको तैयार कर दिया। जब आप FAR
1 में जाएंगे तो ये जितना आपने अभी तक पढ़ा 15-20 दिन से जो पढ़े जा रहे हैं IAS 16 में, ये फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन में, ये फिर कुछ नहीं पढ़ना, फिर बात यहां से शुरू होगी। वो सारा पढ़ा हुआ जो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा पढ़ा हुआ यूज होगा, पर पढ़ाएंगे नहीं वहां पे, ना आईकैप वाले ना उस्ताद, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, थोड़ी बहुत रिवीजन होती है, इस तफसील से बातें नहीं हुआ करती। ठीक है, बात यहां से शुरू होती है और बड़ी बड़ी बातें फिर आप करेंगे इसके बाद। तो ये क्या है, ये आउट ऑफ स्कोप है, ये आपने पढ़ना है कि F5 में जाकर। ठीक है जी, सही है, बस वैसे बताया आपको ताकि बात जरा मुकम्मल हो जाए। रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये 2 शर्तें मीट करो, एसेट रिकॉर्ड करो। पहली बार किस पे जनाब? पहली बार कॉस्ट पे। क्या कुछ ऐड हो सकता है? ये सारी चीजें हमने लिख ली, काफी सारी चीजें लिख ली। ठीक है, एक उसूल बना लिए, मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन तक आने के लिए सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर सकते। एक बार हो गए ऐड, उसके बाद उसको रोक दो, कॉस्ट को ऐड करना, डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन, WD। सब्सिक्वेंटली इजाजत देता है स्टैंडर्ड, मोतरजीन जब एतराज उठाएंगे FAR 1 में जाकर, तो वो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकता है। वो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो देखेंगे FAR 1 के अंदर। फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके ऊपर हमने फिलहाल पर्दा डाल दिया। ये पर्दा 6 महीने बाद। ठीक है जी, 6 महीने तो नहीं, कम ही रह गए वैसे। ठीक है जी, ये तो हो गई इनिशियल मेजरमेंट और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब अगली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, क्या एसेट एक बार जब आपने टेस्ट रन करके चला लिया, जिंदगी में कभी उस पर फिर दोबारा खर्चा नहीं हो सकता? आप एक मोटरसाइकिल लेके आ गए, क्या सारी जिंदगी आपके आप जो वही खर्चा आपका उस मोटरसाइकिल पे होगा, या बाद में भी कुछ खर्चे होते रहते हैं? ये मोटरसाइकिल चलने के लिए आपको पेट्रोल भी चाहिए, आपको उसकी ट्यूनिंग भी चाहिए, ऑयल का काम, ब्रेक का काम भी चाहिए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंजन ही सीज हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ये जो प्लांट आपने लगाया है, एक तो इस प्लांट को चलने के लिए बिजली गैस की जरूरत पड़ेगी, एक इस प्लांट को चलने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक इस प्लांट का कोई पार्ट भी खराब हो सकता है, और एक ऐसा भी है कि आप 2-1 साल बाद सोचते हो कि ये प्लांट जो है ना, वो टॉफियाँ, तो ये जो ट्राईएंगल टॉफी है ना बड़ी मशहूर हो गई है, तो हमें और भी टॉफी चाहिए, तो कैपेसिटी इस प्लांट की नहीं है। तो जर्मनी फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार नया प्लांट मंगवाएं या इसी के अंदर? उन्होंने कहा नहीं, हम 5-1 मोटरें और भिजवा रहे हैं, वो साथ आके लगा देंगे, इंजीनियर भी आ रहे हैं, तो जैसे ही वो मोटरें साथ लगेंगी, आपका ये प्लांट जो है ये इस कैपेसिटी से इतने % और ज़्यादा टॉफियाँ बनाने का अहल हो जाएगा। देखते हैं फिर अगर उससे भी काम ऊपर ज़रूरत पड़ गई तो फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या करना है। तो इसका मतलब कि ये तो इनिशियल मेजरमेंट के वक्त कुछ खर्चे हो रहे थे, मैंने इसके लिए जुमला लिखवाया था, वो खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी हैं, उसको कॉस्ट में ऐड करो। अब वो काबिल इस्तेमाल हालत में तो आ गया, तो चल भी पड़ा, लेकिन सब्सीक्वेंटली भी तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उसको अकाउंटेंट्स टेक्निकली क्या बोला करते हैं? सब्सीक्वेंट एक्सपेंसेस या सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, तो अगली हेडिंग बना लें, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अपने सफ़ों पर एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट कॉलम पे ये 2 बातें लिखेंगे, लेकिन इधर देखें, इतनी जगह दरमियान में छोड़ दीजिएगा कि थोड़ी सी बात एक, तो आपके सफ़े के बराबर 3 हिस्से होने चाहिए बस। ठीक है, फिलहाल 2 ही शाखें नज़र आ रही हैं आपको, तीसरी शाख भी नज़र आएगी और उस पर उल्लू भी बिठा लेंगे। फिलहाल 2 ही शाखें आपके सामने होंगी, लेकिन बराबर 3 हिस्से होने चाहिए आपके सफ़े के ऊपर। ओके, सही है।
पहली हेडिंग आप बनाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जी पहले समझेंगे फिर लिख भी लेंगे, ओके। आप वर्कशॉप पे गए अपना CD70 लेकर और गाड़ी ही नहीं हो रही सर, आप गाड़ी ही नहीं कर रहे। इंशाल्लाह क्वालिफाई करने के बाद गाड़ी आएगी, टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है। तो फिलहाल बाइक पे अब्बा जी के पैसे हैं, हलाल किया करो। हाँ, जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को। ये जो पैसे घर वालों के लगा रहे हो और उनको उनसे दूर हो, उनको ये कुर्बानी माँ बाप करनी पड़ी, इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कुछ कम पढ़ा दूँ या कुछ गलत पढ़ा दूँ और गलत पढ़ा के चला जाऊँ तो शायद यहाँ से तो गुजारा चल जाएगा, पर आखिरत में अकाउंटेबल हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अकाउंटेबल हैं। आप अपने घर वालों के, माँ बाप के सामने अकाउंटेबल, अल्लाह के सामने अकाउंटेबल होंगे। बेईमानी नहीं करनी है, अच्छा। मेहनत किया करो, इस बार ही पास करना कोशिश करके। अच्छा, बात किधर चली गई? हाँ, आप अपना CD70 मैंने कहा लेकर गए वर्कशॉप पे। वहाँ पे आपने वर्कशॉप वाले को कहा यार ये ना मज़ा नहीं करता, ये चिश्ती, अब आइंदा किसी टेस्ट में रहे ना तो तुम्हें क्लास में नहीं आने दूंगा कभी भी, ठीक है ना। ये बस वार्निंग है तुम्हें, आखिरी रेड वार्निंग है, बैठ जाओ। एक अकेले तुम खड़े थे, शर्म आ रही थी मुझे। और कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था ऐसे कल जो बैठे हों? ज़ियारत करा दें। बाकी का पीरियड तुम करो, बड़ा रौनक लगी रहती है, मैं अकेला खड़ा था। चलो पीछे चलो। अच्छा चलो फिर बैठो, वैसे मुझे याद नहीं। सुनो सुनो, आप गए, आपने मैकेनिक को कहा यार ये जो है ना मज़ा नहीं करता ये CD70, तुम ऐसा करो इसका इंजन निकालो, इसमें 125 का इंजन लगा दो। अब आपने मोटरसाइकिल लिए हुए काफ़ी आपको अरसा हो गया था, आप 6 महीने साल गुजार चुके थे, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऐसा खर्चा किया, खर्चा तो है ना, है ही मोटरसाइकिल में, ठीक है। क्या इस खर्चे से एसेट की लाइफ या प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी या आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कोई इनमें से कोई चीज़ बढ़ गई है? अगर खर्चे की नेचर ऐसी हो जो इनमें से किसी भी चीज़ को बढ़ा दे तो हम उस खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है इसका? मतलब इस खर्चे को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, यानी इसकी एंट्री होनी है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ना के खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये सारी बात समझ में आई? तो इसको अब पहले लिखें, पहले उर्दू में ही लिखें। अंग्रेजी नहीं लिखनी, वो लिख लेना जब लिखनी होगी तो, जिंदगी में मौका मिले तो लिखें उर्दू में। ऐसा खर्चा जो एसेट की, ये क्या दिखाना चाह रहे हो? दिखा दो, ला ही दो आज, बस ये बात तो खत्म हो गई। चेन एस्टिमेट ही करना है हमने अभी। इस पे होमवर्क के क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, भूल गया था। हाँ बिल्कुल यही है, जो भी है उसको छोड़ो। यहाँ पे भी लेक्चर नंबर लिख के खाली जगह छोड़ दो, वो भी बाद में जब दूंगा बाकी हैंडआउट्स तो देख लेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे ले आओ जी, क्या लिखा रहा था मैं? ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, यूं कर दें प्रोडक्टिविटी। ये कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद तो है इसमें से बाहर नहीं जाएगी बात, नहीं पे निमट जाया करेगी बात, ठीक है। ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, अब लिखते जाओ आगे, मैं नहीं लिख पा रहा, एफिशिएंसी स्लैश आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट वगैरह,
मैंने वगैरह इसलिए कह दिया ताकि आप ये ना कहो कल को आगे मुझे आपने तो ये 5 लिखवाए थे उसने छठा कह दिया, ठीक है। भारत, ऐसा खर्चा जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट वगैरह बढ़ा दे। इंपॉर्टेंट क्या है? बढ़ा दे। तो हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, अब ये लिखेंगे आप। इसके बाद इधर देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी इसको ना इसको टेक्निकली कहा जाता है कैपिटलाइज्ड। ये कभी ऐसा लफ्ज लिखा हुआ नजर आ जाए ना, परेशान ना हो जाना। कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ रहे हो? ठीक है। तो क्या मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। कैसे कैसे कैसे? बाय डेबिटिंग एसेट अकाउंट। ऐसे ही लिखवा दिया, ये कोई जरूरी बात नहीं थी, बस लिखवा दिया बाय डेबिटिंग एसेट अकाउंट। ठीक है। तो भाई ऐसा कोई भी खर्चा हो जो इन 3 4 5 चीजों को या इनसे मिलती जुलती चीजों को बढ़ा दे, ठीक है, हम उसको एसिड कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं, उसे कैपिटलाइज करते हैं, उसको एसिड कॉस्ट में डेबिट करते हैं और यानी उसको फिर डेप्रिशिएट करेंगे। जो चीज एसिड बनेगी वो डेप्रिशिएट होगी, पता ही है आपको। ठीक है। ओके, दूसरे एक्सट्रीम कोने के ऊपर अब आप लिखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सारी बात पहले उसी तरह से लिख लें। ऐसा खर्चा जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा, यहां तक लिख लें, फिर अगली बात मैं करूंगा। जल्दी करें। तुम हंस लो, लिख लो कि अगली बार लिखोगे? अगली बार अगले पर्चे में सिर्फ सुनना, इसको लिखना मत। तुम चाहते हो तुम अगली बार यहीं बैठ के फिर लिख रहे हो। तुमसे मुराद वो सब तुम हैं जो नहीं लिख रहे। तुम कहां थे इतने दिन? मंडे को आए थे, फ्राइडे को आए थे। गवाह लाओ, कोई गवाह लाओ। हफ्ते को क्यों नहीं है? कितनी को खराब थे? मरा तो नहीं ना फिर भी? जी, अब आप इतना लिख चुके हैं, दोबारा सुने अब जितना आप लिख चुके हैं। ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट वगैरह मेंटेन रखे, ये नया लफ्ज आया, मेंटेन रखे, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बात समझे हो? सुनो कैसे। आप जब वर्कशॉप पे CD70 लेकर गए थे तो इंजन रखवा कर लाए तो बात मानने वाली थी। लेकिन अगर कभी ऐसा कभी हुआ कि आप गए और आपने जाके वहाँ पे ट्यूनिंग करवाई, ऑयल चेंज करवाया और बाहर निकल के जब आपने किक मारी CD70 को तो 125 की आवाज़ आई, उसकी स्पीड भी 120 पे जाने लग गई, हालांकि वो जाता नहीं है, ठीक है, 4 बंदे भी बैठ गए उस पर। तो क्या ऐसा होता है? आप रिपेयर मेंटेनेंस क्यों करते हैं?
ऑयल ट्यूनिंग क्यों करवा रहे हैं? ताकि जिस औकात पर रहने के लिए होंडा वालों ने उसको बनाया है उस औकात पे वो सही सही चलता रहे। ट्यूनिंग और ऑयल चेंज करवाने से, मेंटेनेंस करवाने से, मेंटेन रखने से क्या होता है कि आपने जो चीज मैन्युफैक्चरर ने जिस औकात की बनाई है वो उस औकात पे चलती रहती है, उसकी लाइफ वगैरह, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह मेंटेन रहती है, बढ़ नहीं जाती। तो ऐसे खर्चों को एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो आपने लिखा वो सारे खर्चे जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन रखें, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका मतलब अब क्या है? चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? बाय डेबिटिंग रेलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट से रिपेयर एक्सपेंस। मिसाल भी दे दिया आपको। ठीक है भाई, इस कमाल से ये सफ़े बांटो कि हर सीट पे जो बच्चे बैठे हैं उसके कोने पे इतने ही हैंडआउट्स आ जाएं और कोई भी बच्चा उन हैंडआउट्स को उठाएगा नहीं, सबका ध्यान इधर रहे। इसीलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमजद कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप इसको बांटने में ना लगें। जिसके पास हैंडआउट रखा जाएगा वो वहीं पे पड़ा रहे, आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, अच्छा जी, ये बात समझ आती है? यानी कि जो एसिड की लाइफ वगैरह बढ़ा दे उन्हें कैपिटल, जो ना बढ़ाए मेंटेन रखे उन्हें रेवेन्यू। अच्छा जी, अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट क्या मतलब? वो जो प्लांट जर्मनी से मंगवाया था, ठीक है जी, वो इतना बड़ा प्लांट जो कि एक ट्रॉलर पे भी 3 हिस्सों में आया था, उसको कितने दिन लगाकर जोड़ा गया था? सुन लो भाई, एडिशन, इफ एंड ओनली इफ, आप लॉ पढ़ते हैं माशाल्लाह, आपको पता ही है, इफ एंड, तो मैंने जरा 2 एफ इस्तेमाल कर लिया उसमें। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, शर्त क्या है? द डिस्पोजल, बोलना ना, सारी बात तो बताई हुई है, बोल ही दो। इफ द डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड। डन? बात समझ आ गई? ठीक है, एक छोटी सी टेक्निकल बात और भी इसमें करनी है, वो भी कर देता हूँ, कहीं काम ही आ जाए। ये बात समझ आ गई? या तो खर्चा कैपिटल है, लाइफ वगैरह बढ़ा दे, या खर्चा रेवेन्यू है, लाइफ वगैरह मेंटेन रखे, या तीसरी चीज क्या है, वो कोई रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट है। तो अगर पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड किया तो नए को एडिशन ले लो, कोई मसला नहीं है। यहां तक कोई मसला? थोड़ी टेक्निकल बात है, वो सुन लो ताकि यार बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। अब ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, जैसे चलो ये आपने ट्रक बना लिया, ठीक है जी, ये ट्रक की यूजफुल लाइफ थी, बड़े वाला ट्रक है, यूजफुल लाइफ थी इसकी 10 साल, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में यहां कहीं इंजन होता है, ठीक है। 10 साल इसकी लाइफ थी, ठीक है। ये पूरा जो ट्रक था, ठीक है, इसमें एक मेजर पोर्शन होता है इंजन। 6 साल गुजरे थे, इंजन फारिग, सीज हो गया, इंजन खत्म। अब ये ट्रक तो खड़ा है, ये कैसे चलेगा? इंजन पड़ेगा तो टायर तो है, ठीक है, इंजन पड़ेगा तो ट्रक चल पड़ेगा। अब हम गए, हमने इंजन बाजार से खरीदा और इस इंजन को यहां इंस्टॉल कर दिया। केस यही है, इसे ट्रक यहां पे आ रहा है दरमियान में, ठीक है। केस यही है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट है। कब आप एडिशन रिकॉर्ड कर सकते हो? जब पुराने का डिस्पोजल
ये पड़ा है पुराना, ये खराब होकर ना ये पड़ा हुआ पुराना, ये यहाँ से निकल आया है, ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर नए को एडिशन भी ले लिया, ठीक है। एक छोटी सी टेक्निकल बात ज़हनों में आ सकती है ना, मैंने कहा वो भी कर लूँ। अब जिंदगी कितनी गुजर चुकी है इसकी? 10 साल, सॉरी 10 साल टोटल जिंदगी थी, 6 साल गुजर चुकी है, बाकी कितनी है? 4 साल। अब आपने जो इंजन लगाया है, जब 4 साल गुजरेंगे, यूजफुल लाइफ आपकी जो नीयत थी, आप इस ट्रक को बेच देंगे? बोलो नहीं। 4 साल बाद क्यों नहीं बेचेंगे बेटा? हमने तो नियत ही यही की हुई थी कि हमने इस एसिड को 10 साल इस्तेमाल करना है, तो हम बेचेंगे, ठीक है। हाँ, आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा कि इतना नया इंजन बेचे, तो वो इंजन निकाल के रख लेंगे, खाली ट्रक बेच देंगे, सुबह सवेरे उठा करेंगे, चाबी घुमाएंगे, इंजन चलना शुरू हो जाएगा, देख के खुश होंगे, साथ बैठ के यूं सेका करेंगे, सर्दियां भी हैं, चलो 6 महीने साल ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन है? लाइफ बदल गई ना। अब एसेट तो हमारे पास था 10 साल के लिए, 6 साल तो रख जाएगा, तो ये इंजन जैसा भी है हमारे लिए, ये इंजन भी साथ ही चला जाएगा। खाली इंजन को रख के हमने क्या करना है? उसको देख देख खुश थोड़ा ही होना है कि अगले 6 साल ऐसे ही प्यारा है तू, ठीक है। तुम्हारी यूजफुल लाइफ तो 10 साल ही है, आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई एडिशन हो तो जितने का वो इंजन आया है ना, वो फिर 10 साल पे डेप्रिशिएट ना करने लग जाना, वो 4 साल ही बाकी है हमारे पास। जब 4 साल बाद एक ट्रक ने जाना है तो हमारे लिए वो कॉस्ट एक्सपेंस हो जानी चाहिए 4 साल के अंदर अंदर, तो हम उस एडिशन को, तो इसका मतलब ये भी बाकी 4 साल पे डेप्रिशिएट होना था, जो टोटल आया वो अभी से ही 4 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकली टेस्ट हो सकता था, ठीक है जी। कुछ नोट करना है तो कर लें। अगर ये पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो उर्दू में ये लिख लें कि नए पार्ट, ये इसके साथ यूं करके लिख लेंगे आप, रिकॉर्ड द न्यू पार्ट एज एडिशन, इसके साथ आप लिख सकते हैं डेप्रीशिएट रिमेनिंग लाइफ पे कर लेना, ठीक है। बस याद रह जाएगी बात। बांट दिए हैं नोट, सब बेंचेस पे रखे हैं। चलें जी, अब वो होमवर्क वाले सवाल मैं आज डिस्कस करने की बजाय चेंज इन एस्टीमेट की बात करना चाहूँगा, ठीक है। होमवर्क में जो आपको सवाल दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें अगर कुछ बातें रह भी गई थी तो वो शायद एक एलसी कॉस्ट शायद हो, वो मैं देख लेता हूँ। फिलहाल इसको नोट करना था जल्दी से, ताकि ये तो हजम हो, फिर अगली बात करते हैं। वो क्वेश्चन हो गया था असफार एंड कंपनी, असफार एंड कंपनी हो गया था बेटा। कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन सारा खुद करके सॉल्यूशन देखा और वो सही था? ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। जब FAR2 में ये सवाल होता था तो बच्चों से मैं होमवर्क देके भेजता था, नहीं होता था। बट आपको एक एज ये मिला कि मैंने एक दिन थोड़ी सी बात की और उससे अगले दिन दोबारा फिर उस पर बात कर ली थी, तो ये एज मिल गया था। बट क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। तो कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? ओके, ये 50% है। और हाथ खड़े रखिएगा, कितने बच्चों ने जब बाद में देखा और फिर उनका भी सही हो गया, उन्होंने कर लिया सही, ऐसे कोई? ओके, बाकी हाथ नीचे कर लें। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सवाल किया ही नहीं? सबसे मुश्किल सवाल आज तक जो भी हमने किए हैं उनमें वो बनता था। इसको कोई ना समझाए, चिश्ती को कोई भी ना समझाए। लेट हिम रो, पीट, एड़ियां रगड़, लेट हिम, लेट हिम। फुहारा निकलेगा। अल्लाह ने सेहत दे, क्लास के बाद करते हैं बात। टेस्ट दिए बगैर कल क्लास में नहीं आ सकोगे। नाम नहीं लिखना, उस पर लड़ाई करनी। एसेट्स की स्टार्ट में क्लासेस ली हुई हैं, यू कैन फाइट। वैसे तुम बड़े फाइटर बने फिरते हो, यूं करके डोले जाते हो मुझे। ये फाइट असल ये है, जिगरा लड़ता है यहाँ पे, जिगरा भी लड़ता है। दिमाग काम करना ही छोड़ जाता है जब हाथ पांव फूलते हैं ना पेपर में, दिमाग नहीं काम करता। कितने बच्चे ऐसे जो टेस्ट दे चुके हैं अभी तक? हाउ वाज द टेस्ट? इट वाज इजी। ओके, सुने सुने, बाकी बच्चों को अहम पैगाम, कपास के काश्तकारों के नाम, अहम पैगाम।
मेरी बात सुने, खबरदार किसी ने किसी से पूछा सवाल गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है, कोई गलती नहीं है उसमें, आपने सवाल को करना है, दैट्स इट। सवाल में एक लफ्ज की गलती भी नहीं है, ओके। वो बस टर्म टेस्ट के अंदर इन्होंने कर दिया था, 10% लिखवा दिया था, वरना था तो वो भी टेक्निकल था सवाल, बस लाइफ मुझसे मिस हो गई थी, वरना ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई मसला नहीं बेटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने उल्टा सही किया है, कुछ आसान किया है। ये मैं 2-3 अटेम्प्ट्स से इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है, लाजमी करता हूँ। ऐसे ही जब बच्चे भूल रहे होते हैं कुछ बातें, उसको उसमें भी जो टेक्निकल बातें थी 1-2, मैंने उनको भी थोड़ा आसान किया है, चेंज ही किया है। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट वाला सवाल, नो नीड टू आस्क एनीवन अबाउट एनी करेक्शन। मेरे पास ये आए, कहते हैं सर ये गलत है, ये सही है। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, उन्हें कहो खबरदार किसी ने पूछा तो कोई गलती है, बिल्कुल सही है सवाल, सवाल सही ही होते हैं। एक आध बार गलती को ऐसा ना समझा करें कि हमेशा हुआ करती है। हेडिंग बनाएं चेंज इन एस्टीमेट। आप अगर अलाउ करें तो चेंज इन एस्टीमेट, नहीं तो मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 की बात कर लेता हूँ, क्या था? सुने 1, 2, 3 तो कल भी हो जाएगा, वो एक बात हुई दोबारा हो जाएगी। चेंज इन एस्टीमेट एक नई चीज है जिसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग रहती थी। मैं चाहूंगा कि 1 या 2 सवाल मैं करवा दूं, बाकी आप कोशिश करके आएं, ताकि पहले फर्स्ट हाफ में मैं पहले 3 सवाल भी डिस्कस कर लूं, इसका होमवर्क भी डिस्कस कर लूं, और हम रेक्टिफिकेशन को स्टार्ट कर दें, ताकि परसों तक हमारी इससे जान छूट जाए। तो मैं तो तंग आ गया हूँ इस टॉपिक से। छोड़ दे रेक्टिफिकेशन, कोई और टॉपिक शुरू कर दें, बाद में कर लेंगे। मतलब बिल्कुल छोड़ने की बात नहीं हो रही, मतलब कि बस ऐसे ही कुछ अरसा, ऐसे ही 10 दिन 12 दिन 2, 4, 5 टॉपिक ऐसे खड़क 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 करके कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपको याद हो तो गालिबन आपका डेप्रिसिएशन का पहला लेक्चर था, गालिबन डेप्रिसिएशन का, आपको याद हो या ना हो, मुझे बिल्कुल याद है। मैंने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखा था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, और मैंने उसमें कहा था चलो इस फॉर्मूला का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, और मैंने उसमें आपको कहा था एक कॉस्ट के अलावा हर चीज ही एस्टीमेट है। याद आ रहा है? रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, डेप्रिसिएशन मेथड इज एन एस्टीमेट, यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज आल्सो एन एस्टीमेट। और फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये एस्टीमेट्स हैं तो एस्टीमेट तो अंदाजा है, इट मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। तो मैंने उस दिन एक हेडिंग बनाई थी जिसके बारे में कहा था कॉन्सेप्ट आज ले लो, तफसील में डिस्कस नहीं करूंगा इसको, फिर याद आ रहा है, इसकी अकाउंटिंग में फिर किसी दिन सिखाऊंगा, तो वो फिर किसी दिन आज आ गया है। हेडिंग बनाई थी हमने उस दिन, फॉलोइंग एस्टीमेट्स, दोबारा लिख सकते हैं आप हेडिंग बना लें, चेंज इन एस्टीमेट, फॉलोइंग एस्टीमेट्स may change during the life of an asset। याद आ रहा है जी? नहीं याद आ रहा आपको? इसके अंदर 3 चीजें लिखी थी, पढ़े गए हैं, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा, चकावा ही है बस इसका कि जी अलहदा चीज है, हेडिंग बन गई नई, अलहदा से लेक्चर नोट्स आ गए। क्यों मैं आखिरी तक, भाई कोई ऐसी खतरनाक चीज हो, मैं तो हाथ लगाते हुए भी डर जाता हूँ इसको। मैं अगर मुश्किल चीज होती तो आखिरी 10 मिनट में छेड़ के आप लोगों का सारा कॉन्फिडेंस शैटर करता। है ही इतना आसान, बस एक नाम मशहूर है, चेंज इन एस्टीमेट भी होगा। सीनियर बताते हैं पुत्र होते चेंज इन एस्टीमेट भी पढ़ना पड़ेगा, तो निकलना कुछ भी नहीं है, वो चूहा ही निकलना है पहाड़ में से, ठीक है। अभी देखो,
एक रहनुमा उसूल बता रहा हूं, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूं उसूल ही लिख लो पहले उर्दू में, सवाल तो वैसे ही हो जाना है, फिर उस उसूल को देख के लिखें जी। जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए, जिस दिन एस्टीमेट में, कर लो इसको साइलेंट, टिंग टिंग करी जा रहा है, जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए, हम उस दिन खड़े होकर एसेट की बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बस काम इतना सही करना है। क्या आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं आती? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV बुक वैल्यू। रिमेनिंग लाइफ, अगर भाई वो कहे कि 10 साल इस एसेट की जिंदगी थी, 10 में से 5 साल गुजर गई, तो बाकी कितनी है? 5। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है कि ये दो बातें हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम काम दो करेंगे। जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया, उस दिन खड़े होकर हम उस एसेट की बुक वैल्यू, उस दिन खड़े होकर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, उस दिन खड़े होकर हम एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट। ठीक है, अब अगली बात भी लिख लें। करना क्या है, एक जुमला और लिख लें। बाकी लाइफ, एसेट की बाकी लाइफ में हम बुक वैल्यू को, बल्कि यूं लिखें, बल्कि ये ना लिखें, मजा नहीं आ रहा, ठहर जाए, लिखें यार, लकीर लगा लें, क्या हो गया यार, आइए लिखें जी। ऑनवर्ड्स डेप्रीसिएशन, ऑनवर्ड्स हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ऑनवर्ड्स हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग लाइफ और बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ, बट अब मैंने निकाल देना है, इंसान बन जाओ, थोड़ा सा देख लिया करो जी। जी बात लिखवा क्या रहा था। ऑनवर्ड्स हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग लाइफ और बुक वैल्यू, ब्रैकेट में लिख लें बुक वैल्यू के आगे, ऑन डेट ऑफ चेंज जो निकाली थी, ठीक है ना। ऑनवर्ड्स हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग लाइफ और बुक वैल्यू, वो जो कैलकुलेट की थी, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ और बुक वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। बस ये अकाउंटिंग है चेंज इन एस्टीमेट की। कैसे हुआ करेगी देख लेते हैं अभी। इधर देखिए जी, चेंज इन एस्टीमेट क्वेश्चन नंबर 1। Mr. Umar purchased an asset costing 20,000 on यकम जनवरी 12। यकम जनवरी 12 को उमर ने एक एसेट खरीदा 20,000 का। लाइफ ऑफ एसेट इज 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 2,000। 10 साल उसकी जिंदगी थी, रेजिडुअल वैल्यू 2,000 थी। ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 6 years। आगे ना पढ़ें फिलहाल, स्लैश से आगे पढ़ाता हूं वो। इट्स रिमेनिंग लाइफ इज लेंच। यकम जनवरी 10 को खरीदा, 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 11, ये दो साल गुजरे थे, ठीक है।
अब खरीदा था तो अंदाजा था 10 साल चलेगा, 2 साल गुजरने के बाद अंदाजे में चेंज हो गई। और हमें अब क्या लग रहा है, एसिड की हालत देख के लग रहा है कि 6 साल ही चलना है और 8 साल वाली बात, तो एस्टीमेट में चेंज आ गया, एस्टीमेट में चेंज आ गया। तो बोलो इसी की अकाउंटिंग देखनी है। अब हम क्या करेंगे, रहनुमा उसूल क्या है, बोलो पढ़ के नहीं बोल दिया वैसे ही बस। क्या 2 चीजें ही तो थी, वो भी नहीं याद होती। रिमेनिंग लाइफ, WDV जिस दिन चेंज आई उस दिन की, ये 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे। और 2 डेप्रिसिएशंस तो पुरानी हो गई थी, तीसरी डेप्रिसिएशन में बुक वैल्यू को यूज करेंगे और रिमेनिंग लाइफ को। इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, हम देख लेंगे इसको। बहरहाल 1 जनवरी 10 को जैसे हमने ये खरीदा, कितने का खरीदा था, 20,000 का ऐसे। फिर 31 दिसंबर 10, 31 12,000। अच्छा कोई नहीं, खैर है, उससे क्या होता है। 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, अब 2014 के अंदर गड़बड़ हुई है, ऐसे ही कह रहे हैं, 2 साल बाद हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बात तो सीधे से चलती जानी, ठीक है। बहरहाल थोड़े से साल छोटे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ताकि मैं आपको प्रूफ भी कर सकूं कि जो फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, ठीक है। ओके जी, हम 20,000 का एसेट खरीद कर लाए, लाइफ थी उसकी 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू उसकी कितनी है 2,000। हमारा यही फॉर्मूला हुआ करता था, बोलो। बल्कि यूं लिख लेता हूं ताकि दूसरी बार दूसरा भी लिख लें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल वाली की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। कॉस्ट है 20,000, रेजिडुअल वैल्यू 2,000, रिमेनिंग लाइफ, ये यूजफुल लाइफ जी 1800 जरा 1800 इंटू 10 तो करो, यानी 10 साल में ये एसेट ने पूरा डेप्रिशिएट हो जाना था। 2,000 तो इसकी वैसे रेजिडुअल वैल्यू थी ना, वो तो बचनी चाहिए, ठीक है। लो जी, यहां पे पहुंचे, गड़बड़ हो गई। 10 साल अब इसने चलना ही नहीं, मजीद अब कितने साल चलना है इसने, 6 साल। एस्टिमेट चेंज इन एस्टिमेट। अब डेप्रीसिएशन, पहले तो उसूल लगा के देख लेते हैं ना, उसके बाद मैं प्रूफ बाद में करता हूं। मैंने क्या कहा, जिस दिन एस्टिमेट में चेंज आया है, एस्टिमेट में चेंज आया है 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13 कहो या 1 जनवरी 14 को, एक ही बात है ना इन 14, क्योंकि 2014 की डेप्रिसिएशन तो चार्ज अभी हुई ही नहीं है ना, वो तो हमने एंड पे जाके कैलकुलेट करनी है। तो साल के स्टार्ट के साल में जो एस्टीमेट चेंज हुआ, हम अज्यूम किया करते हैं साल के शुरू में ही वो चेंज हो गया, उस साल पूरी की डेप्रिसिएशन हम चेंज एस्टीमेट के हिसाब से निकाला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होकर हमने कहा जी रहनुमा उसूल याद आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू WDV किस दिन की, एज ऑन 1/1/14, क्योंकि ये कौन सी डेट है, रिवैल्यूएशन सॉरी चेंज इन एस्टीमेट का दिन, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट ये कहा था ना कि हम जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया उस दिन बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, ठीक है जी। और फिर इन 2 चीजों को यूज करके ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। अब मैंने, चले ये तो आसानी से निकाल लिया आप सबने, क्या 20,000 था, इधर देखें 20,000, ये हम वर्किंग का तरीका वही रखेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। ये तो सिर्फ समझा रहा हूँ चीज़ें, वर्किंग का वही तरीका होगा जैसे हम करते थे, वो वर्किंग करते आएंगे जैसे हम किया करते हैं रूटीन में, ठीक है जी। 20,000 में से 1800 भी गया, 1800 भी गया, ये 2 साल की डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद इस दिन ये एसेट कितने का बचा पड़ा है,
16,400, ठीक है। और रिमेनिंग लाइफ का क्या मतलब, 10 साल इसकी टोटल लाइफ थी शुरू में, 2 साल गुजर गए थे, वैसे कितना था 8 बाकी, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट इसी को तो कहते हैं, उनका एस्टीमेट बदल गया। अब ये करने की जरूरत थी ही नहीं, अभी 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 जरूरत पड़ने लगी, थोड़ी देर में समझाना भी जरूरी था। उसने खुद ही कहा भाई ये खुद मत सोचो कि 8 है 6 है 2 है, अब रिमेनिंग 6 है। मैंने कहा ठीक है यार आप बता रहे हो, ठीक है, ओके डन। नाउ यहां से 1800 पर ईयर निकलना शुरू हुआ था, ठीक है ना, लेकिन 2 साल ही ये होगा। उसके बाद अगर इसको कंटिन्यू करो, सवाल गलत, कैसे आजमाते हैं, कैलकुलेटर निकालो, आजमाते हैं, बात आजमाई हुई लॉजिक से ही बात क्लियर रहती है, समझ तभी आती है। हम जिद पे अड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं ना जी ना, हमने तो 1800 पर ही डेप्रीशिएट करना है, हम नहीं बदलने लगे फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों बदले, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्यों बदले, इसका मतलब 1800 ही डेप्रीशिएट करोगे। तो बोलो अब 2 साल चल चुका था, बाकी कितने साल मजीद अब इसने चलने, 6, 1 2 3 4 5 6, 1800 इंटू 6 करो, 10,800 जमा ये 3400 भी कर लो, 3400 था 3600 तो सॉरी 3600 कर लो, 14,000, 20,000 में से 14,400 माइनस करो, चलो इसमें से 2,000 भी माइनस करो, अभी भी 3600 डेप्रीशिएट नहीं हुआ। एसिड की लाइफ तो 6 साल बाद खत्म हो जानी। बात समझे नहीं हो आप, बात समझे नहीं आप मेरे ख्याल में। 1800 से डेप्रीशिएट होता तो 10 साल में 18,000 डेप्रीशिएट होना था, 2,000 तो रेजिडुअल वैल्यू है, फुली डेप्रीशिएट हो जाना था। फुली डेप्रीशिएट उसी को कहेंगे ना, 2,000 तो हमने वैसे डेप्रीशिएट में नहीं लिया, तो 10 साल बाद 18,000 फुली डेप्रीशिएट हो जाना था, ठीक है। अब अगर 10 साल चलता तब ना, लेकिन ये एसिड तो टोटल 8 साल चलने लगा, 2 साल चल चुका था, 6 साल मजीद चलने लगे, ठीक है। ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 भी चलना था इसने, अगर वो चलता तो 1800 3600 ये वाला निकल जाता जो आपका एंड में निकला है। इसका मतलब आप पुराने वाले फॉर्मूला पे तो अब नहीं चल सकते, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ वही रखें तो, ठीक है। फिर आपके जहनों में आया अच्छा सर ने बताया तो था, चलो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला हो जाएगा WDV ऑन 1/1/14, ठीक है, ठीक है, माइनस अगर कोई गड़बड़ हो जाए यानी कि रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो वो भी चेंज लेंगे, नहीं हुई तो सेम ले लेंगे, अभी नहीं हुई सवाल में चेंज, ठीक है, सेम ले लेंगे, ओवर बोलो ओवर 10 साल। अच्छा करके तो देख लो, पहले वो भी आजमा लो ना, ताकि पता लग जाए कोई और रास्ता नहीं है तो फिर अपना फॉर्मूला भी बना लेते हैं जी। ये क्या बना इधर देखें, अभी ये लिखना नहीं है, 16,400 रेजिडुअल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं ना आया, वो अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 10 कितना 14, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साल, 6 14 इंटू 6 करो, 8640 जमा 2,000 भी करो तो और कम हो गया। 16,000 को डेप्रीशिएट करना था अगले 6 साल पे, 10,000 को हुआ है, बाकी 6 फिर रह गया। तो फिर आखिरी हल ही यही बचता है, क्या आप डिवाइडेड बाय 6 करो 2400, यानी कि आप ये फॉर्मूला लिखो रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। अब कितना बोला आपने 2400, अब इधर देखना, अब आगे चल पड़ी डेप्रिसिएशन चेंज होकर 2400 गिनती भी करनी है, 2400 कैलकुलेटर करेगा, 2400 बताएं टोटल कितना आया, 14,400, 2,000 इसमें से रेजिडुअल वैल्यू मिलनी थी तो वो ऐड करके देखो 14,400 में जीरो हो गया, एसिड जीरो हो गया, यानी 16,000 यहां पर जो ये यहां पर ये कितने का बच गया है,
ये अभी तो निकाला था, ये 16,400, 16,400 का बच गया था ना ये दोनों के बाद। ये 16,400 में से ये सब माइनस करो तो यहाँ पे सिर्फ 2,000 बचेगा। ये 2,000 क्या है? ये वही रेसिडुअल वैल्यू। तो और कोई हल है ही नहीं हमारे पास सिवाय इसके। देखिए मैंने ओरिजिनल कॉस्ट को लेकर ओरिजिनल लाइफ में बांटा, काम नहीं बना। ओरिजिनल कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ में बांट के भी देख लो, काम नहीं चलेगा। WDV को लेकर ओरिजिनल लाइफ में बांटा, काम नहीं चला। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? अगर एस्टीमेट में चेंज आ जाए तो जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आए उससे ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट नहीं, WDV ऑन डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। रेजिडुअल वैल्यू नहीं, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू। अगर कोई रिवीजन नहीं आई तो वही चल जाएगी। ओरिजिनल यूजफुल लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ के साथ डिवाइड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें याद रखनी है। जल्दी से जरा इसका मेथड देख लें। अब करेंगे क्या? हम अपनी वर्किंग को उसी हिसाब से करेंगे। ये हम सवाल ऐसे ही किया करेंगे। तो सिर्फ समझाया आपको। इधर देखें, 1 जनवरी 12 पे एक एसेट खरीदा, कॉस्ट इसकी कितनी है? बोलो, 20,000। इधर देखें, 31 दिसंबर 12 पर डेप्रीसिएशन, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, आंसर वॉज 1800। ठीक है जी। फिर जी WDV बता दें मुझे। 18,200। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला रिपीट होगा। फिर 1800, ये बन गया 16,000। तो इस तरह वर्किंग करने का फायदा क्या हुआ? फिर हमें ये रेडीली अवेलेबल है, हमें निकालनी नहीं पड़ा करेगी। WDV मेथड जौन सा भी हो, हम इसी तरीके से वर्किंग करेंगे। देखो 16,400 वहाँ पे आपको जो है वो मैनुअली वर्कआउट करना पड़ा, यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 12 की WDV थी, ये 31 दिसंबर 13 की WDV थी। इसी को 1 जनवरी 14 भी कह सकते हैं, हमें पता ही है आपको। ठीक है, अब इधर देखें, अब 31 दिसंबर 14 पे जब आए तो उसी दिन है, लेकिन स्टार्ट वाले दिन के एस्टीमेट चेंजेस को लेंगे ना, उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई ना, तो हम कहेंगे ओहो अब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं रही। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो ये लगा हुआ 2 साल तक लगता रहा। ठीक है, लेकिन अब कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है? अब ये वाला फॉर्मूला। एस्टीमेट जिस दिन चेंज हो जाए उस दिन फॉर्मूला ऑनवर्ड्स ये लगना शुरू हो जाएगा। सॉरी 16,000 ये क्या है जी? WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू। बोले रिवाइज नहीं है तो ओरिजिनल ओवर रिमेनिंग लाइफ। गिवन है सवाल में, कभी कभी गायब भी कर देगा, टोटल लाइफ देगा, रिमेनिंग खुद निकालनी पड़ेगी। अभी बताता हूं जी। 20 WDV बताओ, 14,000। इधर देखें, ये अहम बात थी जिस वजह से वर्किंग की दोबारा। अहम बात क्या है? 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन। अब आगे सारी जिंदगी एस्टीमेट चेंज ना हो तो अगले 6 साल तक, स्ट्रेट लाइन मेथड तो अपनी जगह पे ही है ना, अगले 6 साल तक यही फॉर्मूला लगता रहेगा। खुद ही तो आपने बताया था 24,400 की डेप्रीसिएशन अगले 6 साल आनी है, तो बराबर डेप्रीसिएशन मतलब फॉर्मूला सेम, एंड सो एंड अगले 6 साल तक यही चलेगा। ठीक है, समझ गए बात को? अब छोटी सी बात सुनो और घर चले जाओ। फिर आगे स्लैश डाल के उसने क्या लिखा हुआ है? ICAP इतना अच्छा नहीं है कि आपको रिमेनिंग लाइफ ऐसे प्लेट में रख के देगा, रिमेनिंग लाइफ इज 6 years, बल्कि वो तो क्या कहा करेगा, इन 2014 द टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन चेंज्ड टू 8 years। आप समझे हो?
टोटल लाइफ कितनी हो गई है 8, पहले कितनी थी 10, वहां से बदल के कितनी हो गई 8। अब ये टोटल लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ नहीं है। अगले सवालों में आपको मार पड़ेगी, देखना ध्यान से नहीं सुन रहे तो, ठीक है। आई कैप क्या कहेगा, आई कैप का जुमला यूं होगा, अब आप ब्रैकेट लगा दें इसको ना, ये इट्स से आगे ना, इट्स से 6 ईयर्स तक ब्रैकेट में कर दें, इट्स से 6 ईयर्स तक ब्रैकेट में कर दें। अब जुमला यूं हो गया, ऑन 1 जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 ईयर्स। अंडरलाइन करके लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, 8 ईयर्स को अंडरलाइन करके लिखो। टोटल लाइफ दे दी है, रिमेनिंग हमें खुद निकालना पड़ेगी। टोटल लाइफ दे दी अगर, तो रिमेनिंग हमें खुद निकालना पड़ेगी। ओके, अब वो कैसे निकालोगे लेकिन रिमेनिंग लाइफ? हाँ, 8 उसने कहा रह गई है, तो टोटल 8 रह गई है, तो 2 तो गुजार चुका है टोटल में से, तो 8 - 2 लिख लोगे यहीं पर, 8 - 2 = 6। ठीक है, ये अगले तीनों सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, बल्कि पांचवा भी, ये करके आना है। मसला हो चाहे बिल्कुल भी मसला ना हो, अल्लाह करे सारों में ही मसला हो, कोई मसला नहीं, कल आओगे तो डिस्कस करेंगे तफसील से। और प्लीज़ अब टाइम पे आना शुरू कर दें, मैंने अब पढ़ाना शुरू कर देना। मैं 5-7 मिनट कभी पेपर कभी कुछ इस तरह से करना पड़ता है मुझे, तो अब कल से मैं टाइम पे पढ़ाऊंगा, काइंडली स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का ग्रेस टाइम है, उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेगा हमारी क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।